अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ खालिद रिजवी। आज मेरा मौजू जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी भूचाल आया हुआ है और वो ख़ास तौर पर फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट, जो कि इंतहाई एक रिलायबल सोर्स है, मोतबर अखबार है यूके का, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला। तो मैं 3 हिस्सों में अपनी बात कहूँगा। नंबर 1 कि वाई ओबराज ऑफ आरिफ नकवी, ओबराज ग्रुप कोलैप्स्ड। तो नंबर 2, व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन पीटीआई एंड ओबराज। नंबर 3, द ईसीपी डिसीजन एंड फाइनेंशियल टाइम रिपोर्ट, व्हाट द ट्रुथ अबाउट दिस। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक ब्रॉडर पिक्चर से कि फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट और जो फॉरेन फंडिंग का इशू जो बना है पीटीआई के ऊपर, और उसमें इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला भी आया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ओबराज ग्रुप को हम देखते हैं, जो एक $14 बिलियन के एसेट की एक कंपनी थी एट इट्स पीक, और 2018 में ये इंसॉल्वेंसी की तरफ चली गई और कोलैप्स हो गई। और इस वक्त आरिफ नकवी जो हैं वो यूके कोर्ट में इस वक्त एक्स्ट्राडिशन के केस में हैं, जो मेंटल ग्राउंड के ऊपर उनको अभी रखा गया है। और 2019 में जिस वक्त के वो एयरपोर्ट पे लैंड किए और हीथ्रो एयरपोर्ट पे, और वहाँ की दफाई जो तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने उनको पकड़ लिया, गिरफ़्तार कर लिया। तो उस वक्त उनके पास से 2 नंबर कॉन्टेक्ट नंबर निकले, एक हमारे सदर आरिफ अलवी साहब और दूसरा इमरान ख़ान। तो ये एक अभी करंट जो है सूरत हाल। अब मैं आता हूँ कि ओबराज कोलैप्स क्यों किया। 2 किताबें लिखी गई हैं, एक तो द की मैन रिटन बाय साइमन क्लार्क, और दूसरी किताब है आइकरस, द लाइफ एंड डेथ ऑफ ओबराज। तो ये दोनों क्या कहते हैं। साइमन क्लार्क कहता है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी, और वो ये कहता है कि आरिफ नकवी जो है वो इस वक्त इमर्जिंग मार्केट का, यानी प्राइवेट इक्विटी फंड में इमर्जिंग मार्केट का एक उभरता हुआ एक स्टार था, जिसमें स्टार है अब तो कंपनी यानी इंसॉल्वेंट हो चुकी है। यानी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको उसने डिफ़ाइन कैसे किया कि ही वाज अ ग्रेट शोमैन, स्पीकर, कैरिस्मेटिक फिगर एंड आर्टिकुलेट एंड वेरी इंटेलिजेंट। कि जहाँ भी किसी कॉन्फ्रेंस में, फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में जाता था, उसका एक जादू था, एक चमत्कार था उसके अंदर, और वो बहुत जल्दी इन्वेस्टर्स को विन कर लेता था, कॉन्फिडेंस को उसके। और यही वजह है कि उसने जो दाखिल हुआ है वो उस सर्किल में चला गया जहाँ एलिट क्लास होती है, और उसमें प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात होना, बिल गेट है, ओबामा है, और इसी तरह एक वो सर्किल वो होता है जिसके अंदर एक ट्रस्ट होता है। तो लेकिन इन्होंने ट्रस्ट को अब्यूज़ किया। तो इन्होंने इसी तरह $100 मिलियन बिल गेट ने दिया, और $1 बिलियन इसने हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स के लिए, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ तंजानिया और उसके लिए दिया। लेकिन बाद में ये पता चला कि जिन चीज़ों के लिए इन्होंने पैसे लिए उसमें मिसएप्रोप्रिएशन और फ़ंड का गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह कर $385 मिलियन का इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है अमेरिका के कोर्ट में, और वो इंतज़ार कर रहे हैं इनके एक्स्ट्राडिशन का। अब सवाल ये पैदा होता है कि यानी इनके अंदर बड़ी सलाहियत इसकी थी कि नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रॉन्ग थी पूरी दुनिया में इनकी। तो अब ये है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं
मतलब है कि आइकरस जो दूसरी किताब है वो ये कहता है कि द लाइफ एंड डेथ ऑफ ओबराज, वो ये कहता है कि हम इसको किसी एजेंडा या किसी पार्टी बेस पे नहीं बात कर रहे हैं, जो तहकीकी चीज़ है वो सिर्फ हम सामने आपके लाएंगे और आप ख़ुद इसके ऊपर गौर करें। आइकरस से इसके ऑपोजिट कह रहा होता है, वो ये कह रहा होता है कि ये डूबा नहीं है, इसको डुबाया गया है और इसमें जियोपॉलिटिकल इशू रहा है जिसके अंदर यूएस और चाइना की जो राइवलरी है, क्योंकि जैसे ही ट्रंप जो है वो वाइट हाउस में दाखिल हुआ है और फिर उसने यानी इस तरह के इक़दामात हुए जिसमें कि कराची इलेक्ट्रिक से इसका जो डाउनफॉल हुआ है, जिसमें इसकी डील नहीं हो सकी शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी से चाइना के साथ, और उसकी वजह जो है वो बशीर मेमन FIA डायरेक्टर थे और उसको बाद में इमरान खान ने कहा भी कि आप इनको कंसेशन दें आरिफ नकवी, क्योंकि इनको ख़ासा सपोर्ट इनको भी मिलता था और ही वाज बडी फॉर लॉन्गर टाइम, मतलब है कि आरिफ नकवी और इमरान खान की। बहरहाल वो ये कहता है कि अब उसकी जो गलतियां हैं उसने भी अपने तौर पर रिसर्च किया है, वो ये कहता है कि वो इस तरह की नहीं है कि उन पर क्रिमिनल चार्जेस उसके ऊपर लगे, तो सिविल इश्यूज़ तो बन सकते हैं और मिस्टेक्स हो सकती हैं उसकी, लेकिन ये एक जियोपॉलिटिकल इशू है और इसको कॉन्स्पिरेसी कह सकता है वो। लेकिन जहाँ तक रही बात ये साइमन क्लार्क की, वो कहता है कि ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी या साजिश का मसला नहीं है इसके अंदर, ये तो इसकी कोई एविडेंस नहीं है, जबकि हमने जो बरस से यानी 4 साल से ज़्यादा इसको रिसर्च किया, इसके बैंक स्टेटमेंट्स पे, इसके ईमेल्स पे, और फिर उसके बाद पता लगा कि इन्होंने मिस एप्रोप्रिएट किया फ़ंड को, तो इसमें किसी भी दूसरे साजिश का कोई अंसर नहीं है। अब हम आते हैं कि इनको UAE की तरफ से $135 मिलियन की पेनल्टी हुई है और 3 इयर्स इम्प्रिजमेंट जो कि इन एब्सेंशिया है, और जो वहाँ के इन्वेस्टर्स के साथ जो उन्होंने किया, और इसके अलावा अमेरिका में तो $385 मिलियन। अच्छा, हम दूसरी बात अब आते हैं कि KPMG जो इनकी ऑडिटर होती थी उसको भी सू किया लोगों ने $6 मिलियन का, क्योंकि वो उन्होंने इन्वेस्टर्स को सही बात उनको नहीं पता चलेगी, अगर ऑडिट सही होती और पहले पता लग जाता उनको तो उसको भी उन्होंने सू किया हुआ है। अब दूसरे हम आते हैं कि वन ऑफ द वेल रिनोन्ड रिसर्चर एंड प्रोफेसर डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा, जो इस वक्त के UK में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ही उन्होंने कुछ बातें इनके मुतालिक बयान की हैं, आरिफ नकवी के मुतालिक। वो ये कहती हैं कि ये कह देना, जो कि इमरान खान ने भी कहा है कि BCCI की तरह इसको भी बिठाया गया है और इस साजिश है, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये धोखा दे रहे थे, ये फैक्ट्स को छुपा रहे थे अपने इन्वेस्टर्स से और झूठ बोल रहे थे, और वही उन्होंने जो उनका जो नैरेटिव है बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव उनका था, और ये साइमन क्लार्क ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि एक तरफ वो मनी मेकिंग की भी बात कर रहे होते हैं इन्वेस्टर से और दूसरी तरफ पॉवर्टी एंड की भी बात कर, तो दोनों चीज़ें एक साथ होना वैसे भी मुमकिन नहीं है, लेकिन उसको काफ़ी अट्रैक्ट करते थे। और उन्होंने यही किया कि उस जो ट्रस्ट का जो एक सर्किल हाई लेवल पे होता है वो उसको अब्यूज़ किया, जिस तरह लोग अक्सर सोशल वेलफेयर को अब्यूज़ करते हैं हमारे लोग आकर के अमेरिका और दूसरी जगह, तो इसी तरह से इन्होंने भी इसको अब्यूज़ किया है। और साथ साथ उन्होंने एक किस्म का रॉब किया है मनी को, और रॉब करने के बाद आप देखें कि उन्होंने ख़ुद अपने लिए क्या बनाया है। 6 प्रॉपर्टीज़ UK में हैं, $50 to $60 मिलियन एनुअल वो अपनी सैलरी लेते थे। एमिरेट्स हिल में इनका महल है बाज़ाब्ता। तो इमरान खान, वो ये कहती हैं कि इमरान खान और आरिफ नकवी में काफ़ी ममासलत है, दोनों में काफ़ी ममासलत है। और उसके साथ साथ वो ये कहती हैं कि जो जनरल पाशा ने उनकी फाइनेंसिंग के लिए जो डील किया, इसमें जनरल पाशा का भी हाथ है। अब हम ये कहते हैं कि क्या ममासलत है, यानी वो ये कहती हैं ममासलत यानी कहना कुछ और करना कुछ, यानी
ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैप्नोटाइज़ कर देना, एक आवाम को कोई हैप्नोटाइज़ कर रहा होता है, कोई इन्वेस्टर्स को कर रहा होता है, तो उसमें वो काफ़ी ममासलत देखती हैं। ये आयशा सिद्दीक़ा आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है। अच्छा, ये है कि 2013 में ओबराज की तरफ से जो फ़ंड आया है, जो कि साइमन क्लार्क ने भी बताया है और ये इमरान ख़ान ने भी कई जगह फरमाया है अपनी बेगम से, यानी पिछली बेगम से भी उन्होंने ये ज़िक्र किया है कि एक बड़ा हिस्सा 2013 के इलेक्शन का जो उनको फंडिंग की गई है, या ओबराज जो है एक कहना चाहिए कि एक किस्म का उनका ATM था। जिस तरह से एक ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन के ATM वो थे, बाबर गौरी थे, तो इसी तरह ये भी है। तो उन्होंने उसको 2013 में जो है वो ख़ासा फ़ंड उन्होंने जो भी इलेक्शन कैंपेन में या जो भी ख़र्च हुआ उसमें उनका बहुत बड़ा ये है हिस्सा है। अच्छा, उसके अलावा आप ये देखें कि दोनों का बताते हैं आयशा सिद्दीक़ा के पैटर्न एक ही जैसा है, इमरान ख़ान का और आरिफ नकवी का, कि आरिफ ने जो है वो आरिफ नकवी ने दौलतमंदों को और एलीट क्लास को बेवकूफ़ बनाया और उनके ट्रस्ट का, यानी जो भी उन्होंने ट्रस्ट किया उसके ऊपर उसका गलत फ़ायदा उठाया। इसी तरह से इमरान ख़ान का भी यही है कि वो भी आवाम को ख्वाब दिखाते हैं और बेचारे जो गम और कैफियत में और जो आवाम जो अपनी परेशानियों में हैं, जो जिस किस्म की यानी अपने ब्रेड एंड बटर की परेशानी, और उसके अलावा नौजवान नस्ल है और कुछ लोग ऐसे हैं जो ख्वाब पसंद भी करते हैं, तो चिकनी चिपड़ी बातें करना और आपको सीधी सादी और मॉडरेट गुफ्तगू अब लोगों को नहीं पसंद होती है। तो आवाम के इस जिसे शऊर ये कहते हैं, दरअसल ये शऊर तो नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने को इसको शऊर का शऊर तो वो हो कि अगर आवाम के अंदर तनकीदी और तहकीकी निगाह इनकी बढ़ जाए और इनके अंदर ख्वाह वो मिडिल क्लास हो, जो कि हमारे यहाँ मिडिल क्लास भी इसी तरह से बेवकूफ़ बन रही है, जो कि अपने जहन को इस्तेमाल करना लोगों ने छोड़ दिया है। और वही जो एक ज़माने में हम कराची में MQM में होते थे, MQM को पूरे आब व ताब के साथ होती थी, तो उस वक्त यही था कि हमें मंजिल नहीं चाहिए, रहनुमा चाहिए। तो यही कैफियत ये भी है, और जो क़ायद का गद्दार है मौत का हकदार है, यही कैफियत इस वक्त है कि भाई चोर चोर डाकू डाकू कहते जाओ, और यहाँ तक कि नौबत कहाँ तक पहुँचा दिया कि आज हमें पता ये लग रहा है कि मस्जिद नबवी से बेचारे पाकिस्तानियों को जो सज़ा मिली है वो 10-10 साल की सज़ा, 20,000 सऊदी रियाल, 6 आदमियों को सज़ा मिली है, जो इस मुक़द्दस मकामात का भी ख़याल नहीं किया। और ये तहज़ीब जो हमने उनके अंदर इमरान ख़ान साहब ने दाखिल की है, वो लोगों को इतना गुमराह कर दिया है कि हमने उसका भी ख्याल नहीं रखा। और हर वो आदमी, अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी इमरान ख़ान साहब ने फरमाया कि हमारी 80% जो है 3 असम्बली में हमारे लोग हैं, 80% लोग हैं। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। आप ये देखिए कि अगर हुकूमत में कोई होता है, ये असम्बली में जो होते हैं, तो इसका मतलब सारे थोड़ी हो गया, अपोजिशन भी है, सब हैं। और आपको जो वोट मिला है, इवन RTS के ज़रिए जो मिला है असल वोट, वो 28% वोट है टोटल वोट का। तो उसके अलावा बाकी सारे लोग वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो गद्दार हैं, जो PTI में नहीं है। तो ये एक गुमराही का एक सिलसिला। खैर, अब मैं आता हूँ कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंशियल टाइम की जो रिपोर्ट है, उसमें जो बताते हैं, उसमें वाज़ेह तौर पर साइमन क्लार्क ने बताया है कि ये सारे फ़ंड आए हैं, एंड ये सारे स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट से भी पता चल गया है, और एविडेंस बेस्ड है, डॉक्यूमेंट बेस्ड है। अब एक चीज़ डॉक्यूमेंट बेस होने के बावजूद अगर लोग इमरान ख़ान के अल्फाज पे भी यकीन करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पे यकीन नहीं करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई फिर तो स्क्रिप्चर पे भी शायद यकीन ना करें लोग। तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है जो इस वक्त कौम की
को जिस तरह से गुमराह किया गया है, ये बहुत ख़तरनाक है। अब आप ये देखें कि फाइनेंशियल टाइम जो है वो एक इंतहाई मोतबर है। अगर आपने ये सब कुछ गलत लिखा है कि आपने फ़ंड्स को यहाँ ट्रांसफ़र किया और इसमें भी 34 जो 34 और 39 के करीब लोगों का फ़ॉरेन फंडिंग यानी इस तरह से हुई है, फ़ॉरेन फंडिंग कह लें या प्रोहिबिटेड फंडिंग कह लें, तो वो और 300 से ज़्यादा कंपनीज़ से पैसे आए हैं, जिसमें इसराइल भी है, हिंदुस्तान भी है। और तो ये सारी चीज़ों को अब आप कैसे झुटला सकते हैं? आप ठीक है, लोगों को आपने ऐसा अपने शहर में गिरफ़्तार कर लिया है। अब मैं आता हूँ इसी फ़ंड के अंदर एक बड़ी इंतहाई ये वोटन क्लब्स से जो चैनलाइज हुए फ़ंड, और उसमें जो है इन्होंने $2 मिलियन जो है शेख ज़ैद बिन सुल्तान जो वहाँ के यूएई के होते हैं, रॉयल फैमिली के, तो उन्होंने $2 मिलियन दिया। हैरत होती है कि फ्री लंच बकौल तो कहीं भी नहीं है, ये बकौल इमरान ख़ान के भी, तो ये ऐसा कैसे मुमकिन है? तो कई जगह ये बातें की जा रही हैं कि क्या सी पैक को लपेट दिया गया था जैसे इमरान ख़ान आए, रज़ाक दाऊद ने, और इन्होंने IMF को डॉक्यूमेंट्स तक दे दिए। जबकि उस दौर को अगर आप याद करें, अगर थोड़ी सी भी आप रिकलेक्ट कर सकते हैं मेमोरी, तो लोगों की आमतौर पर कमज़ोर हो चुकी है। जैसे सी पैक पे काम हो रहा था, वन बेल्ट वन रोड पे, तो पूरे इंडिया चीख रहा था, अमेरिका का बहुत बड़ा दबाव था कि इससे आप हट जाएं, और ये नहीं हट रहे थे। तो वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि इनको कंटेनर पे चढ़ाए गए और फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ को बाहर किया गया। सिर्फ 10,000 रुपये लेने नहीं लिया, रिसीवेबल की बुनियाद के ऊपर फ़ैसला हुआ है, जो कि करप्शन का भी नहीं था। लेकिन प्रोपेगेंडे में इतनी ताकत है कि वो सच को छुपा देता है। तो उन्होंने वही काम किया, जैसे कि आपको पता है वॉल्विड्स जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जिसने 9/11 डिज़ाइन किया था, यहूदी था, वही कहता था व्हाट इज़ रियलिटी, देयर इज़ नथिंग रियलिटी, रियलिटी तो हम है जो बनाते हैं, जो परसेप्शन होती है वही रियलिटी होती है। तो वही हाल था। अब ये बताता हूँ मैं आपको कि $2 मिलियन आखिर क्यों दिया। तो ये वही वाली बात है, क्या गवादर को स्टॉप करने के लिए, क्या? क्योंकि मैं एक लंबे वक्त के लिए तकरीबन 15 साल मैंने शिपिंग कंपनी में काम किया है, और मैं एक मरतबा किसी डिनर में बैठा हुआ था और हमारे साथ चेयरमैन शिपिंग एसोसिएशन के बैठे हुए थे। उन्होंने एक इनफॉर्मल गुफ्तगू में ही ये बात बताई थी कि भाई ये भी नहीं चाहते हैं कि गवादर बन जाए, इसलिए कि गवादर गया तो ये तो उजड़ जाएगा, ट्रांसशिपमेंट सारी की सारी यहीं से होती है, सारी कमाई दुबई की यहीं से। तो वो क्लिक किया मुझे इस वक्त कि ये क्या इस तरह की बात है। बहरहाल ये मैं अब आप पे छोड़ता हूँ कि ये आप इसको किस तरह से लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं अब इनके जो हैं 34 आदमियों के जो मुख्तलिफ 13 अकाउंट्स हैं, जिसमें आरिफ अलवी हैं, जिसमें इमरान इस्माइल हैं, और फिर उसके अलावा दवाओं का जो मेडिसिन का जो मिनिस्टर जिसने ख़ुद भी बहुत करप्शन किया है, आमिर कियानी है। तो ये तकरीबन 11 अकाउंट हैं जिसमें पैसे मिलियंस या जितने भी से आए हैं, और वो छानबीन उसकी हो रही है कि वो क्या हैं। और इसके अलावा भी 4 अकाउंट जो इनके भी ऐसी मकसूद चपड़ासी जैसे उनके नून लीग के निकले थे, इनके भी निकल गए। तो कोई फ़र्क नहीं है, ये मुल्क जो है इसी तरह से 75 साल होने वाले हैं। 14 अगस्त बस कल परसों ही है, लेकिन इसकी जो जिस तरीके से मुल्क को हम आवाम भी लुटवा रही है और लूटने वाले लूट रहे हैं। ये एक क्लब है चंद लोगों का जो कभी न हर एक नया तजर्बा होता है और उस पे मुल्क को, तो खैर ये एक बात है। तो उसके अलावा मैं आ जाता हूँ अब आपके कि ये जो माइकल ये जो रिपोर्ट दी है इसमें क्या फाइनेंशियल टाइम में साइमन क्लार्क ने, वही कहता है 4 महीने के बैंक स्टेटमेंट हैं, और उसके साथ साथ वेल सपोर्टेड बाय ईमेल ऑल्सो, वोटन क्लब की ईमेल है। लेकिन ये सिर्फ 2013 तक की सारी रूदाद है। अब आप ये देखें कि 2010 से 2017 तक की पूरी रिपोर्ट इस वक्त अमेरिका में है इनके पास। जैसे ही एक्सट्रेडिशन होता है आरिफ नकवी साहब का, तो वहाँ ये खाता खुल जाएगा और उसमें इमरान ख़ान
को भी ख़दशा है कि फड़े जाएँ, ये फड़ जो पंजाबी ज़ुबान में बोलते हैं कि जी इनकी पकड़ ना हो जाए, इनका कोई लिंक ना बन जाए वहाँ, तो जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यही वजह है कि ये भी शुबा किया जाता है कि ये जो साजिश का जो एक बड़ा ये नैरेटिव कह लें या चूरन कह लें आम ज़बान में, वो यही था कि जी वो पहले ही से इसकी कड़ी अगली कड़ी के लिए, ताकि अब नौबत वहाँ तक आएगी तो पहले ही इसको साबित कर दिया जाए। तो ये एक ये भी एक ख़दशा लगता है। एनी हाउ, हम अब इस बात पे आते हैं कि आगे क्या होना है। और कुरान में जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत में जो ये हिर्स व हवस में और दौलत के जो पुजारी हैं उनका हाल क्या होगा। कहते हैं मा अगना अन्नी मालिया, अब इनका कोई माल काम नहीं आएगा। मा अगना अन्नी मालिया, और दूसरा है हलक अन्नी सुल्तानिया, और इनका इक़्तिदार भी अब काम नहीं आएगा। तो बहरहाल मैं इसी के साथ अपनी बात जो है वो ख़त्म करना चाहता हूँ। हमें इजाज़त दीजिए। थैंक्स अ लॉट।